हाय, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद शोएब रऊफ़ फ्रॉम देवबंद। तो आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं यूनानी के फ़रोग़ देने के लिए हम क्या-क्या चीज़ें करते हैं। आज हम आपके साथ में मौजूद हैं, अपने स्टूडेंट्स के साथ में, अपने तलबा के साथ में। हमारा जो इस चैनल को बनाने का मकसद है, वो यूनानी को फ़रोग़ देना है, यूनानी को ज़िंदा करना है, यूनानी के अंदर एक जान फूँक देना है, जो आज से 50 साल का जो दौर गुज़रा है, 1970 से लेकर के 2020 तक का, तो उसमें यूनानी हमेशा पीछे हुई है, बल्कि 100 साल का जो दौर गुज़रा है, उसमें यूनानी जो है वो पीछे हुई है और एलोपैथिक मेडिसिन्स, होम्योपैथिक मेडिसिन्स, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हमारी आगे निकलती जा रही हैं। दरअसल इसका मकसद इसकी वजूहात जो है वो ये है कि हम लोग अपने नुस्ख़ों को छुपाना चाहते हैं, हम अपनी काबिलियत को किसी के आगे बयान नहीं करना चाहते, चाहे हम कितने भी बड़े प्रोफ़ेसर हों, डॉक्टर हों, आयुर्वेदिक यूनानी फ़िज़िशियंस हों। तो जो नुस्ख़े, जो चीज़ें हमारे पास हैं, हम उसको बयान नहीं कर पाते दूसरे से, हम कह नहीं पाते, बता नहीं पाते। जबकि एलोपैथिशियंस, होम्योपैथिशियंस और जितने भी पैथीज़ हैं, वो अपने फ़न को बढ़ा कर के, दूसरों को बता कर के, उसको इल्म को ख़र्च करके उस फ़न को आगे बढ़ाती जा रही हैं। हमारा भी मकसद यूनानी को फ़रोग़ देना है। तो कुछ तलबा को, दारुल उलूम देवबंद के स्टूडेंट्स को हमने यहाँ पर 2 महीने से तकरीबन हम एक क्लास शुरू करी है, ऑफ़लाइन क्लासेस आज तक वो चल रही थी। आज हमने पहली बार एक लाइव रिकॉर्डिंग जो है स्टार्ट करी है, जिसको हमारा मकसद ये है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका फ़ायदा उठा सकें, इल्म तिब को जान सकें। इल्म तिब को जानना भी उतना ही ज़रूरी है आज के दौर में, जितना इल्म दीन को जानना ज़रूरी है। तो इल्म तिब, क्योंकि अपने जिस्म को, अपने एक जिस्मानी जो बीमारियाँ हैं, उसको कैसे ठीक किया जा सके, या फिर उस तंदुरुस्ती को कायम कैसे रखा जा सके, हमारा ये मकसद है। हर आदमी ताकि उसको जाने, इस इल्म को, इस तिब को जानना, इस फ़न को जानना हर इंसान के लिए उतना ही ज़रूरी है, जितना इल्म दीन को जानना ज़रूरी है, इंसानियत को जानना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर आज शुरुआत करते हैं यूनानी के कुछ पॉइंट्स के बारे में, कुछ चीज़ें हमने जो हमें यूनानी के कोर्स जब हमें पढ़ाया जाता है, तो वो सब चीज़ें हमें बताई जाती हैं। क्योंकि उलेमा या आलिम हज़रात जो होते हैं, वो अ, अक्सर जुड़े हुए रहते हैं उर्दू से, फ़ारसी से, मंतिक़ से। तो उनके लिए ये अगर वो सिर्फ़ एक उनको गाइडलाइंस दी जाए, सिर्फ़ एक रास्ता दिखाया जाए, तो उसको वो आसानी से कैप्चर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इस वजह से हम यहाँ पर यूट्यूब पे चैनल एक शुरू किया है। उसके अलावा ऑफ़लाइन क्लासेस हमने शुरू की हैं, उन सब चीज़ों को समझने के लिए। बहरहाल मैंने आपको बताया कि 50 साल का जो दौर गुज़रा है, उसमें हम यूनानी के काफ़ी जो है उस यूनानी का जो हमारा रास्ता है, जो हमारे फ़िज़िशियंस हैं यूनानी के, वो अपने रास्ते से हट गए हैं। यूनानी की डिग्रियाँ लेने के बावजूद भी हम लोग एलोपैथिक प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग इंजेक्शंस, टैबलेट्स, एलोपैथिक मेडिसिन्स ये सब यूज़ करते हैं। ये सबसे बड़ी वजह है। उसमें एक चीज़ और भी है कि हमने कोई नई रिसर्चेज़ नहीं करी है यूनानी फ़ील्ड में। हाँ, 2020 के बाद का जो दौर अब शुरू हुआ है, कोविड, पोस्ट कोविड जिसको हम बोलते हैं, कोविड के बाद का जो एक दौर गुज़रा, अब होना शुरू हुआ है, तो इसमें हमें यूनानी की अहमियत का पता चला। हमें कोविड के टाइम पर एंटीबायोटिक्स और ब्रोंकोडायलेटर्स ये सब फ़ेल हो गए थे, तो हमने फिर जोशांदे बनाए। आयुष ने एक जोशांदा बनाया, आयुष डिपार्टमेंट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ज़ेर निगरानी आता है, जो एक अपने आप में एक मंत्रालय है, जिसमें यूनानी ने बहुत हेल्प करी कोविड से निकलने के लिए, कोविड के बीमारों को, मरीज़ों को ठीक करने के लिए। तो आयुष ने एक जोशांदा बनाया, वो हमने देखा कि खूब चला और लोगों ने जो है नुस्ख़ों का इस्तेमाल किया, जोशांदों का इस्तेमाल किया इस मर्ज़ को, कोविड को दूर करने के लिए, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए। तो आइए हम बात करते हैं। आज हमने एक ऐसा टॉपिक लिया है, जिसके बारे में हम आप लोगों को यहाँ पर बयान करेंगे। स्टूडेंट्स से भी मैं यहाँ पर मुख़ातिब हूँ। तो हम अब आज आपसे बात करेंगे अश्वगंधा के बारे में। अश्वगंधा मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, और आज हम एक ख़ास मुरक्कबात अश्वगंधा का है, जिसके बारे में आपको लिखवाएँगे यहाँ पर।
تو وہ ہے حب آسگند. آسگند کو ہی اشوگندھا بولتے ہیں. تو حب آسگند کے بارے میں ہمیں لکھنا ہے. آپ لوگ سب لکھ لیں حب آسگند. اس کو انگریزی نام کیا بولتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا ویتانیا سومنیفیرا. ویتانیا سومنیفیرا اس کا انگریزی نام ہے. اکثر تو آسگند جو ہے، جب بھی آپ کوئی آسگند کے بارے میں سنیں یا آسگند کے بارے میں آپ پڑھیں تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ آسگند کا استعمال جو ہے ہم شکراڑوؤں کی کمی کے لیے کرتے ہیں، یعنی سپرم کاؤنٹ کو بڑھانے کے لیے کرتے ہیں، یا پھر ہم جوائنٹس پین کے لیے کرتے ہیں. تو حب آسگند جو ٹیبلٹ ہے ہماری، جو حب ہے، جو گولی ہے، اس کا بھی استعمال ہم سپرم کی کوالٹی کو بڑھانے کے لیے کرتے ہیں، جوڑوں کے درد کے لیے کرتے ہیں. خاص طور پہ جو بلغمی جوڑوں کا درد ہوتا ہے، جو بلغم کے بڑھنے کی وجہ سے جسم کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے ہم حب آسگند کا استعمال کرتے ہیں. تو افعال اس کا جو نفع خاص ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو سیمن کی کوالٹی کو بڑھانا، سیمن یعنی منی، سپرم کی کوالٹی کو بڑھانا، اور اس کے علاوہ وجع المفاصل یعنی آرتھرائٹس میں جوڑوں کے درد یا جوڑوں کی سوجن کو ٹھیک کرنے میں ہم اس کا استعمال کرتے ہیں. دراصل حب آسگند جو ہے اس کے اندر 7 اجزاء اور ہوتے ہیں. اس کے نسخے کو آپ لوگ لکھ لیں. ایک تو آسگند لکھیں سب سے پہلے 120 گرام. آسگند 120 گرام استعمال کرتے ہیں. سونٹ بھی 120 گرام ہم لیتے ہیں. آسگند 120 گرام یعنی اشوگندھا 120 گرام. آسگند کی جو لکڑی ہوتی ہے اس کی کوالٹی کس طرح ہونی چاہیے؟ کم سے کم 6-7 قسم کا اشوگندھا یا آسگند مارکیٹ میں موجود ہے. تو اس کی لکڑی جو ہے موٹی ہونی چاہیے، جس کے اندر زیادہ برادہ ہو. لکڑی نہیں، آسگند تو دراصل روٹ ہوتی ہے، بیخ. آسگند ناگوری کے نام سے بھی بازار میں اویلیبل ہے. تو جتنی اس کی موٹائی زیادہ ہوگی اتنی اچھی کوالٹی کی آسگند وہ ہوگی. اس کے بارے میں ایک الگ سے ہم ویڈیو بنا دیں گے کہ آسگند کی پہچان کیسے کی جائے. ایک باریک باریک آتی ہے، ایک کھوکھلی سی آتی ہے، کچھ اس میں کوالٹی تھوڑی سی خراب ہوتی ہے. تو جتنا موٹی ہوگی، مضبوط ہوگی، سفید ہوگی اندر سے دیکھنے میں، تو اتنی اچھی کوالٹی کی وہ آسگند ہوگی. اس کے ساتھ میں آپ نے لکھا ستاور. آسگند ہو گیا، ستاور ہو گیا، سونٹ ہو گیا، تینوں 120 گرام ہیں. ایک دوا ہے پیپلا مول. پیپلا مول یا اس کو ہم فلفل مویا بھی بولتے ہیں، فلفل مویا. یہ لینا ہے 60 گرام. ایک فلفل دراز ہوتی ہے، دراز یعنی بڑی. فلفل مرچ کا نام ہے، فلفل دراز یا فلفل بڑی. یہ بھی 60 گرامز ہم لیتے ہیں. اجوائن 60 گرامز، 60 گرام اجوائن. اور سفید موسلی 60 گرام. سفید موسلی بہت اچھی دوا ہے سیمن کوالٹی کو بڑھانے کے لیے، سپرم کوالٹی کو بڑھانے کے لیے. ستاور بہت اچھی دوا ہے سیمن کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے. یہ سب دوائیں جو ہیں بلغمی امراض پہ کام کرنے والی ہوتی ہیں، بلغمی مریض کو زیادہ اچھا کام کرتی ہیں، جو موٹا مریض ہوتا ہے. اچھا، اس میں ایک خاص بات جاننے والی یہ ہے کہ ایک جو جوڑوں کے درد کے جو مریض ہوتے ہیں، وہ خاص طور سے ان مریضوں کی بات کر رہا ہوں جن کے اندر بلغمی چربی زیادہ ہوتی ہے، جو سست زیادہ ہوتے ہیں، جن کا وزن جو ہے وہ بڑھا ہوا رہتا ہے، تو اس کو یہ زیادہ اچھا کام کرتی ہے حب آسگند جو ہے. تو ان سب کو صفوف بنا کر کے اور گڑ کا بھی استعمال اس میں کر سکتے ہیں. پرانا گڑ ہو تو زیادہ اچھا ہے، 4-5 سال پرانا گڑ ہو. گڑ کی جو مقدار ہے اس میں وہ 120 گرام رکھیے.
पुराना गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पुराना गुड़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। गुड़ जो है वो कासिर रिया भी है और रुतूबत को खुश्क करता है, जो जोड़ों के अंदर बलगम के बढ़ने की वजह से जो रुतूबत तरावट जो पैदा हो गई है, उसकी वजह से सूजन आती है जोड़ों में, तो उसको खुश्क करने के लिए भी गुड़ का बहुत अच्छा रोल है। और एक तरीके से ये एंटी कॉन्स्टिपेशन भी है, कब्ज़ को ख़त्म करता है, कासिर रिया है। तो इन सब का सफ़ूफ बना करके इनकी गोलियाँ बना ली जाती हैं, 2-2 गोली सुबह 2 शाम इस्तेमाल की जाती है, या इसका सफ़ूफ बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी मिक़दार जो है 3 ग्राम 2 से 3 ग्राम सुबह और शाम पानी के साथ में ले सकते हैं। और गोली अगर बनाएँगे तो चने के बराबर, ज़्यादा मोटी भी ना हो, क्योंकि चने के बराबर तक भी गोली को खाने में आसानी होती है। अगर इससे ज़्यादा मोटी गोली बनाएँगे तो गले में अटकने के चांसेस हैं। तो वजहुल मफ़ासिल के बारे में थोड़ी-सी बात करता चलूँ यहाँ पर, यानी जिसको हम आर्थराइटिस बोलते हैं। आपको पता होगा कि टिस का जो वर्ड है, टिस का जो शब्द है, वो वहाँ पर आता है जहाँ पर सूजन होती है। आपने सुना होगा ब्रोंकाइटिस, गले साँस की नाली की सूजन, सूजन आ गई। आर्थराइटिस, ऑर्थ बोलते हैं जोड़ों को, जॉइंट्स को, तो यहाँ पर जोड़ों की सूजन आ गई, ठीक है? इसी तरीके से लैरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल्स जो गले, यहाँ पर सूजन आ जाती है। तो यहाँ पर भी टिस का वर्ड आ गया, इंग्लिश में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कहीं, तो उसको बोलेंगे हम कि यहाँ पर सूजन आ गई, इन्फ्लेमेशन हो गई। अच्छा, एक आपने देखा होगा कि आजकल अक्सर नौजवानों के भी और बूढ़ों के भी जब जॉइंट्स में भले ही चाहे पेन किसी को ना हो, पर एक कट-कट की आवाज़ आती है घुटनों में, तो वो किस वजह से होती है? उसमें हम बात करेंगे विटामिन डी और कैल्शियम के बारे में। आजकल आपको पता है विटामिन डी एक ऐसा स्रोत है जो कैल्शियम को हज़म करता है। विटामिन डी जो खुद गर्म मिजाज का है, कैल्शियम को हज़म करता है। विटामिन डी को आप ऐसे समझें कि एक मिट्टी है। मिट्टी को अ, पकाने के लिए जब कुम्हार जो घड़ा बनाता है, तो मिट्टी को किस तरीके से पकाता है? मिट्टी को जब वो पकाता है तो उसको आग की ज़रूरत होती है। तो मिट्टी जो है वो एक तरह का कैल्शियम है यहाँ पर। और जब पकाने के लिए उसको सख्त बनाने के लिए, एक शेप देने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी? आग की ज़रूरत होगी। तो वो आग जो है वो विटामिन डी है और जो मिट्टी है वो कैल्शियम है। तो विटामिन डी का एब्ज़ॉर्प्शन बॉडी के अंदर कैल्शियम का एब्ज़ॉर्प्शन विटामिन डी के बगैर पॉसिबल नहीं है। कैल्शियम के एब्ज़ॉर्प्शन के लिए, हाज़मे के लिए, कैल्शियम को हज़म होने के लिए, हड्डी बनने के लिए विटामिन डी की ख़ास ज़रूरत होती है। और विटामिन डी हमें मिलता है धूप के ज़रिए। धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। मगर कुछ सोर्सेज़ ऐसे भी हैं जो विटामिन डी जिनके अंदर पहले से मौजूद है, जैसे अंडे की ज़र्दी, जैसे अमरूद, गुआवा, जैसे फ़िश, मछली। तो इन चीज़ों के अंदर विटामिन डी पहले से मौजूद है। इनको इनका इनटेक करके, इनको खा करके हम विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं किसी हद तक। हब्बे अस्कन के अंदर भी कुछ अज्जा ऐसे हैं जो विटामिन डी की कमी को पूरा करते हैं, कैल्शियम की कमी को भी पूरा करते हैं। वैसे तो कैल्शियम जितना भी सफ़ेद चीज़ें हैं, अंडे की सफ़ेदी है, पनीर है, दूध है, जितनी भी सफ़ेद चीज़ होगी उनके अंदर कैल्शियम ज़रूर होता है। तो विटामिन डी और कैल्शियम का आपको कॉम्बिनेशन समझ में आ गया कि विटामिन डी के बगैर कैल्शियम हज़म नहीं होगा। कैल्शियम है बॉडी के अंदर लेकिन विटामिन डी की कमी हो गई, या तो वो हमें मिलेगा धूप से, या वो मिलेगा हमें इन सोर्सेज़ के ज़रिए, ग़िज़ाओं के ज़रिए। विटामिन डी का भी काम ये हब्बे अस्गन जो है वो कर देती है। हब्बे अस्गन बहुत सारी कंपनियाँ बनाती हैं, ख़ास तौर से जो सबसे पुरानी कंपनी है हमदर्द, वो हब्बे अस्गन उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो अपने मामूल मतब में हम ये हब्बे अस्गन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 2 ख़ास चीज़ों की दवा है। एक तो जॉइंट्स पेन की, जोड़ों के दर्द की, जोड़ों के सूजन को ख़त्म करने के लिए। जब भी हमारे पास आर्थराइटिस का, गाउट यानी निकरस, छोटे जोड़ों का जो दर्द है, उसके पेशेंट आते हैं तो हब्बे अस्गन का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके साथ में कोई कैल्शियम की
ٹیبلٹ ضرور رکھیں، جیسے قرص کشتہ گودنتی ہے، اس کا استعمال ہم کیلشیم کو بڑھانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے حب ازگند کو ہم سیمن کی کوالٹی کو بڑھانے کے لیے، سیمن کے کاؤنٹ کو بڑھانے کے لیے، سیمن یہاں پر بول رہے ہیں ہم سپرم کو، سپرم کی کوالٹی کو بڑھانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں حب ازگند کو۔ 2 گولی صبح شام، دوپہر شام 3 ٹائم استعمال کریں، یا صبح شام 2 ٹائم استعمال کریں، یا وسعت اگر ہے، مریض کے اندر موٹاپا زیادہ ہے، وزن زیادہ ہے، تو 3 گولی بھی استعمال کر سکتے ہیں، صبح شام یا صبح دوپہر شام۔ اس کے علاوہ حب ازگند کو مقوی اعصاب کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اعصاب کو تقویت دینے کے لیے، ضعف اعصاب کو ختم کرنے کے لیے۔ تو حب ازگند کا یہ خصوصی طور پر استعمال ہے۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو، کوئی جو ہماری یوٹیوب فیملی ہے وہاں پر اگر کوئی کچھ کمنٹ کرنا چاہے تو ہمارا واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں پر سوال کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔